नमस्ते। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत अपक्षय पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय चट्टानों के टूटने फूटने की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़ जाती है और टूट करके अपने ही स्थान पर बिखर जाती है। तो अपक्षय अपने ही स्थान पर स्वस्थान होने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जो भी मलबा प्राप्त होता है उसका परिवहन सम्मिलित नहीं है। तो अपक्षय जो है वह चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जो चट्टानें हैं वह विघटित हो जाती है या वियोजित हो जाती है और इस तरह से चट्टान टूट करके अपने ही स्थान पर बिखर जाती है। अब हमने यहाँ पर दो शब्द देखे, विघटन और वियोजन। तो विघटन किसे कहते हैं? भौतिक क्रियाओं के द्वारा, जैसे कि जल के द्वारा, ताप के द्वारा, वायु द्वारा। अब ये जो भौतिक क्रियाएं हैं इनके द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने को कहा जाता है विघटन। तो जो भौतिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा अगर चट्टानें टूट रही है तो उसे कहा जाता है विघटन। और रासायनिक कारकों के द्वारा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों के कमजोर पड़ने या ढीले पड़ने को कहा जाता है वियोजन। रासायनिक क्रियाएं जैसे कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, इन क्रियाओं के द्वारा जब चट्टानें कमजोर हो जाती है, ढीली पड़ जाती है तो उसे कहा जाता है वियोजन। तो जो विघटन है वो तो होता है भौतिक क्रियाओं के द्वारा और जो वियोजन है यह होता है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। आर्थर होम्स के अनुसार अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करती है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ढीले पदार्थों का, जो कमजोर पदार्थ है, उनका बड़े पैमाने पर परिवहन न हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अपक्षय में परिवहन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगर जो भी मलबा प्राप्त हो रहा है उसका परिवहन हो जाएगा तो वह अपर्दन की श्रेणी में आता है। तो आर्थर होम्स ने कहा कि अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता करती है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जो ढीले पदार्थ है उसका बड़े पैमाने पर परिवहन न हो। स्पार्क्स के अनुसार पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने और रासायनिक वियोजन की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। तो स्पार्क्स ने कहा कि पृथ्वी की सतह पर जो प्राकृतिक कारण है उनके द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर या तो यांत्रिक विधि के द्वारा या फिर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विघटन व वियोजन की जो क्रिया है उसे अपक्षय कहा जाता है। तो इस तरह से हम अपक्षय के बारे में देखें कि अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय ताप, जल, वायु तथा प्राणियों के द्वारा किया हुआ कार्य है जिसके द्वारा यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तनों से चट्टान अपने ही स्थान पर टूट जाती है। तो अपक्षय जो है यह ताप, जल, वायु और प्राणियों के द्वारा किया हुआ कार्य है जिसके द्वारा यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में अपने स्थान पर ही टूट फूट होती रहती है। अब हम देखते हैं कि अपक्षय को कौन कौन से कारक नियंत्रित करते हैं। सबसे पहला इसमें है चट्टान का संगठन तथा संरचना। चट्टान का संगठन कैसा है, उसकी संरचना कैसी है। नेक्स्ट है स्थल के ढाल का स्वभाव। नेक्स्ट जलवायु में विभिन्नता और नेक्स्ट है वनस्पति का प्रभाव। तो ये जो कारक है ये अपक्षय को नियंत्रित करते हैं। आइए अब हम इन कारकों के बारे में एक एक करके देखते हैं। चट्टान का संगठन तथा संरचना। देखिए चट्टानें जो है यह संगठन के आधार पर दो तरह की होती है। पहली होती है कमजोर चट्टान या मुलायम चट्टान और दूसरी कठोर चट्टान। अब इन दोनों तरह की जो चट्टान है उसमें से अपक्षय का जो कार्य है वह कमजोर चट्टान पर
बड़ी आसानी से होता है, क्योंकि जो कमजोर चट्टान होती है वह आसानी से टूट जाती है। तो कमजोर तथा असंगठित चट्टानों में विघटन और वियोजन की जो क्रियाएं हैं यह आसानी से होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि जो घुलनशील खनिजों वाली चट्टान होती है उनमें रासायनिक अपक्षय तीव्रता से संपन्न होता है, शीघ्र संपन्न होता है, बहुत जल्दी उनमें रासायनिक अपक्षय प्रारंभ हो जाता है जो घुलनशील खनिजों वाली चट्टान होती है। फिर इसके बाद जो चट्टान है उसमें उसकी परत की स्थिति क्या है उसका प्रभाव भी अपक्षय की सक्रियता पर पड़ता है। चट्टान है यह कौन सी संरचना वाली है, लंबवत स्तर की संरचना है या क्षैतिज रूप में चट्टानें पाई जाती है। जिन चट्टानों में परतों की जो स्थिति है यह अगर लंबवत होती है तो उनमें तापीय भिन्नता, तुषारपात, जल, हवा का प्रभाव शीघ्र घटित होता है, शीघ्र होने लग जाता है, जिस वजह से चट्टान जो है यह ढीली पड़ जाती है। और क्योंकि इनका लंबवत स्तर होता है इसलिए यह जल्दी से टूट जाती है और टूट करके गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से चट्टानों से जो भी मलबा अलग हुआ वो शीघ्र नीचे गिर पड़ता है। तो लंबवत स्तर के कारण चट्टानों में टूटन की क्रिया भी जल्दी प्रारंभ हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका नीचे की ओर खिसकाव प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत अगर चट्टान जो है यह क्षैतिज रूप में पाई जाती है, जो चट्टान है उनमें परतों की स्थिति अगर क्षैतिज रूप में होती है तो उनमें संगठन अधिक होता है और उनका विघटन और वियोजन आसानी से शीघ्रता से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है स्थल के ढाल का स्वभाव। जो स्थल है उसका ढाल कैसा है। स्थल का जो ढाल है यह यांत्रिक अपक्षय तथा मुख्य रूप से जो अपक्षय से चट्टान चूर्ण प्राप्त होता है उस चट्टान चूर्ण को सरकने के लिए नियंत्रित करता है, उस चट्टान चूर्ण के सरकने को सर्वाधिक नियंत्रित करता है। यदि किसी भी स्थान में जो चट्टानी भाग है यह तीव्र ढाल वाला है तो यांत्रिक अपक्षय के कारण, यांत्रिक अपक्षय जिसके अंतर्गत ताप, हवा, जल इनका समावेश होता है, तो यांत्रिक अपक्षय के कारण अगर जरा सा भी विघटन प्रारंभ होता है चट्टान में तो चट्टान में ढीलापन आने से चट्टान शीघ्र टूट करके नीचे की ओर सरकना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि उसका ढाल कैसा है, तीव्र है, खड़ा ढाल है इसलिए। इसके विपरीत अगर सामान्य ढाल होता है किसी चट्टान का, इस तरह से अगर सामान्य ढाल होता है तो अपक्षय तीव्र गति से वहां पर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है जलवायु में विभिन्नता। भूपटल के अलग अलग भागों में हमें अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। अब क्योंकि जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है इसलिए अपक्षय में भी भिन्नता पाई जाती है और उसकी सक्रियता में भी अंतर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र भाग है वहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए अत्यधिक जल प्राप्ति के कारण इन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। और जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय भाग है यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान की प्राप्ति भी अधिक होती है और हवा भी यहाँ पर तीव्र गति से चलती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय भागों में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है। अब एक ही स्थान की जो जलवायु है उसमें भी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है, तो एक ही स्थान पर जलवायु की वार्षिक विभिन्नता का प्रभाव भी अपक्षय पर पड़ता है। जैसे कि मानसूनी गर्म प्रदेशों में वर्षा काल में जल की प्राप्ति अधिक होती है, तो इस तरह से अधिक नमी और ताप के कारण वर्षा काल में मानसूनी जो क्षेत्र है यहाँ पर रासायनिक अपक्षय ज्यादा होता है। लेकिन शुष्क जब ग्रीष्म काल आता है तो यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय अधिक घटित होता है। तो इस तरह से जलवायु में विभिन्नता पाए जाने के कारण अपक्षय में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वनस्पति का प्रभाव। वनस्पतियां जो है यह कुछ मात्रा में अपक्षय के कारक है, लेकिन यह अधिकांश रूप में अगर देखें तो वनस्पतियां अपक्षय को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
वास्तव में जो वनस्पतियां हैं यह अपनी जड़ों के द्वारा चट्टानों को जकड़े हुए रहती है, जिससे कि चट्टानों का संगठन और अधिक बढ़ जाता है, वह और अधिक मजबूत हो जाती है। तो इस तरह से वनस्पतियां जो है यह अपक्षय तो करती है, लेकिन अपक्षय को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये चट्टानों को बांध करके रखती है। वनस्पतियों की जो जड़ें होती है उसमें कई प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि चट्टानों में धीरे धीरे विघटन करते रहते हैं, तथा जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ों का गहराई में चट्टानों में प्रवेश होता है, तो चट्टानें जो हैं यह ढीली पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर दरारों का विस्तार हो जाता है, जिस वजह से चट्टानें ढीली पड़ जाती है और उनमें विघटन प्रारंभ हो जाता है। अब हम देखते हैं अपक्षय के प्रकार। विघटन तथा वियोजन में भाग लेने वाले जो कारक है उसके आधार पर अपक्षय को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, सेकंड है रासायनिक अपक्षय और थर्ड है प्राणीवर्गीय अपक्षय। सबसे पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। सूर्य ताप, तुषार, वायु, जल के द्वारा चट्टानों में जब विघटन होता है तो उसे कहा जाता है यांत्रिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय मतलब कि जो ताप है, सूर्य ताप है, वायु है, जल है, ये सब एक यंत्र की तरह कार्य करते हैं, चट्टानों पर प्रहार करने का कार्य करते हैं। जिस तरह से यंत्र से पत्थर पर चोट करके प्रहार करके उसको तोड़ा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जो ताप है या जल है या वायु है, ये सभी एक यंत्र की तरह, एक औजार की तरह कार्य करते हैं और चट्टानों को तोड़ने का, उसको विघटित करने का कार्य संपन्न करते हैं, इसलिए इसे यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। तो जो सूर्यताप है, वायु, जल, तुषार है, यह चट्टानों में विघटन लाते हैं और इनके द्वारा जो विघटन लाया जाता है उस क्रिया को कहा जाता है यांत्रिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय निम्न रूपों में संपन्न होता है। सबसे पहला है इसमें ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन होना। तापीय परिवर्तन के द्वारा चट्टानों का फैलाव और संकुचन द्वारा जो विघटन कार्य है यह उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक संपन्न होता है। जहां पर ताप की प्राप्ति ज्यादा होती है उन क्षेत्रों में यह क्रिया अधिक संपन्न होती है। अब जो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर रेत की प्रधानता होती है। रेत कणों की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में दैनिक तापांतर अधिक होता है। दैनिक तापांतर का मतलब हुआ दिन और रात का जो तापमान है उसके बीच का अंतर। तो दैनिक तापांतर जो है यह मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पर ज्यादा होता है। अब क्योंकि इन क्षेत्रों में दैनिक तापांतर अधिक होता है, जिस कारण जो चट्टानों का ऊपरी भाग है, खुला हुआ भाग है, यह दिन में अत्यधिक ताप प्राप्त करता है। अब क्योंकि ये दिन में अत्यधिक ताप प्राप्त करता है इसलिए यह एकदम गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है, जिस कारण से चट्टान की जो बाहरी परत होती है वह फैलने लगती है। ताप की प्राप्ति उसमें अधिक होती है, इसलिए चट्टानों की ऊपरी परत जो है यह फैलने लगती है। फिर वापस रात के समय इसके विपरीत स्थिति आ जाती है और तापमान एकदम कम हो जाता है। अब क्योंकि तापमान में भारी कमी आ जाती है, जिस कारण से जो चट्टानें हैं यह वापस ठंडी हो जाती है। अब चट्टान ठंडी होने से इसकी जो बाहरी परत है यह फिर से सिकुड़ने लगती है, उसमें संकुचन होने लगता है। अब ये जो प्रक्रिया है कि दिन में ताप की प्राप्ति अधिक होने से चट्टान की बाहरी परत में फैलाव होता है और रात में तापमान कम होने से वापस से उसमें संकुचन होता है। तो ये जो प्रक्रिया है यह क्रम से चलती रहती है। इस क्रमिक फैलाव और संकुचन के कारण चट्टानों में दरारों का विकास हो जाता है, समानांतर दरारों का विकास हो जाता है। इन दरारों या संधियों के सहारे चट्टान जो है यह बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लगती है। तो इस क्रिया को कहा जाता है ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन।
नेक्स्ट है ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन। जहां पर किसी चट्टान की जो संरचना है यह विभिन्न रंगों के द्वारा होती है या विभिन्न खनिजों के द्वारा होती है, वहां पर उनके विभिन्न भागों में ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। जहां पर किसी चट्टान विशेष की जो संरचना है यह अलग अलग रंगों के द्वारा होती है, तो वहां पर उनके विभिन्न भागों में जो ताप ग्रहण करने की क्षमता है यह भी अलग अलग होती है। अगर गहरा रंग है तो वह ताप जल्दी ग्रहण करेगा, हल्का रंग है तो वह ताप देर से ग्रहण करेगा। तो इस तरह से एक ही प्रकार की जो चट्टान है उसकी संरचना अगर विभिन्न रंगों से हुई है तो उनमें ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। इस प्रकार एक ही चट्टान विशेष के विभिन्न भागों में ताप की विभिन्न मात्रा का अवशोषण होता है, जिस कारण से चट्टानों का जो फैलाव है यह भी अलग अलग होता है। इसी तरह जब रात के समय तापमान कम प्राप्त होता है तो उस चट्टान के विभिन्न भागों में जो संकुचन की क्रिया है वह भी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। जो भाग ज्यादा ठंडा हो जाएगा वहां पर संकुचन ज्यादा होगा, जो भाग कम ठंडा होगा वहां पर संकुचन अपेक्षाकृत कम होगा। अब इससे क्या होता है कि चट्टान के विभिन्न भागों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और इस कारण से चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन प्रारंभ हो जाता है। ये जो प्रक्रिया घटित होती है, इस प्रक्रिया के घटित होने के समय चट्टानों के चटकने की एक विचित्र प्रकार की आवाज आती है। नेक्स्ट है वर्षा के जल द्वारा चट्टानों का टूट करके बिखरना। ये प्रक्रिया वहां पर संपन्न होती है जहां पर गर्म क्षेत्र होता है। ये जो प्रक्रिया है यह उन क्षेत्रों में घटित होती है जो कि गर्म प्रदेश होते हैं। गर्म प्रदेशों में जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर ये जो क्रिया है यह अधिक घटित होती है। जब सूर्य ताप द्वारा चट्टानें गर्म हो जाती है, एकदम तप्त अवस्था में आ जाती है और उस समय अचानक से वर्षा हो जाए, उनके ऊपर अचानक से जब वर्षा की फुहारें पड़ जाती है तो चट्टानें शीघ्रता से टूट जाती है, चटकने लगती है, उसमें दरारें पड़ जाती है। तो इस तरह से सूर्य ताप द्वारा जो गर्म चट्टानें हैं उनके ऊपर जब अचानक वर्षा हो जाती है तो उन चट्टानों में शीघ्रता से चटकने पड़ जाती है तथा चट्टान जो है यह छोटे छोटे कणों में टूट करके बिखर जाती है। ये जो क्रिया है यह रेगिस्तानी भागों में अचानक बारिश के कारण अधिक संपन्न होती है, अधिक घटित होती है। नेक्स्ट है तुषार कणों के द्वारा चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। ये जो क्रिया है तुषार के द्वारा चट्टानों का बड़े टुकड़ों में विघटन, ये क्रिया शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधी जो भाग है यहाँ पर ज्यादातर घटित होती है। यह क्रिया उन स्थानों में ज्यादा क्रियाशील है जहां पर जल का जमना और उसका पिघलना यह क्रम से एक दूसरे के बाद घटित होता है। चट्टानों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें जल एकत्र हो जाता है। दिन के समय क्या होता है कि ये जो जल है यह इन छोटे छोटे छिद्रों में समावेशित हो जाता है और रात के समय जब तापमान में एकदम से कमी आ जाती है और ताप के हिमांक बिंदु तक पहुंचने के कारण ये जो जल है जो उन छिद्र में भरा हुआ है ये जल जम करके बर्फ का रूप धारण कर लेता है, ठोस हो जाता है। अब क्योंकि चट्टानों में मौजूद जो जल है यह जम जाता है तो इस वजह से उसके आयतन में विस्तार हो जाता है, आयतन में वृद्धि हो जाती है। जब जल जम करके ठोस हो जाता है तो उसके आयतन में लगभग 10% तक का विस्तार हो जाता है। अब क्योंकि आयतन में विस्तार हो जाता है जिस कारण से चट्टानों पर दबाव पड़ता है, चट्टानों पर एक तरह से भार पड़ता है, जिस कारण से चट्टानों में खास करके जो दरारें होती है उनमें विस्तार होने लगता है। जो चट्टाने की दरारें हैं वहां पर
उन दरारों का विस्तार होने लगता है। अब इसके बाद दिन के समय फिर से तापमान की वृद्धि होती है और जो बर्फ है यह फिर से पिघलने लगती है और जल का रूप धारण कर लेती है। अब क्योंकि दिन के समय तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघल करके जल का रूप धारण कर लेती है, जिस वजह से उसके आयतन में फिर से क्या होती है, कमी हो जाती है। और जब इनके आयतन में कमी हो जाती है तो जो दरारें हैं यह वापस से संकुचित होने लगती है। जो दरारें हैं यह फिर से क्या होने लगती है, संकुचित होने लगती है। अब ये जो क्रिया है यह क्रम से घटित होती है। रात के समय फिर से तापमान में कमी आती है और जल जो है यह बर्फ का रूप धारण कर लेता है और इसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ जाता है तो फिर से चट्टानों पर भार बढ़ जाता है और वापस से दिन के समय तापमान फिर से बढ़ जाता है और जो बर्फ है यह पिघल के वापस से जल का रूप धारण कर लेती है और इस तरह से आयतन में कमी आती है और जो दरारें हैं यह फिर से सिकुड़ने लगती है। तो ये जो क्रिया है इसके क्रम से पुनरावृत्ति होने के कारण चट्टानों की जो दरारें हैं उनमें फैलाव और संकुचन होता रहता है, जिस कारण से चट्टान कमजोर पड़ जाती है और उसमें विघटन प्रारंभ हो जाता है, जिससे चट्टान जो है यह बड़े बड़े टुकड़ों में टूट करके अलग हो जाती है। नेक्स्ट है वायु तथा ताप के द्वारा अपदलन। रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी और जो मानसूनी प्रदेश है यहाँ पर ताप और वायु के सम्मिलित कार्य के द्वारा चट्टानों की परतों से संकेंद्रीय परत अथवा क्षैतिज परतों का बिलगाव होता रहता है। वह मतलब जो चट्टान है यह परतों के रूप में उखड़ती रहती है। इसे ही कहा जाता है अपदलन या परतों का उखड़ना। ये जो क्रिया है यह रवेदार चट्टानों में ज्यादा घटित होती है। तो ये जो क्रिया है यह कौन कौन से प्रदेशों में घटित होती है? जो रेगिस्तानी है, अर्ध रेगिस्तानी है और मानसूनी प्रदेश है। यहाँ पर तापमान और वायु दोनों ही मिलकर के कार्य करते हैं, जिसकी वजह से जो चट्टान है यह परतों के रूप में उखड़ना प्रारंभ कर देती है। किसी भी क्षेत्र में चट्टान का जो ऊपरी भाग है और उसके निचले वाले जो भाग है यह विभिन्न दर से गर्म होते हैं, एक समान ताप प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि चट्टान का जो ऊपरी भाग है यह अधिक सूर्य ताप ग्रहण करेगा और इसके आंतरिक जो भाग है यह कम सूर्य ताप को ग्रहण करेंगे। इस वजह से ऊपरी जो परत है उसका फैलाव होने लगता है, उसका प्रसार होने लगता है। तो इस तरह से प्रसार की विभिन्नता पाई जाती है। ऊपरी परत अधिक प्रसारित होती है और उससे जो निचली परत है यह कम मात्रा में उनका प्रसार होता है। तो इस तरह से प्रसार की विभिन्नता के कारण ऊपरी आवरण में फ्लैकिंग प्रारंभ हो जाती है तथा शेल जो चादर है यह अलग हो जाती है। फिर ये जो शेल चादर है यह तीव्र गति से आने वाली अगर वायु के संपर्क में आती है तो जो ढीली परतें हैं चट्टान की यह चट्टान से अलग होने लग जाती है। इस तरह से चट्टान धीरे धीरे परतों के रूप में उखड़ना प्रारंभ कर देती है। इस तरह प्रकार से जो चट्टान है यह धीरे धीरे परतों के रूप में उखड़ने लग जाती है। ये जो क्रिया है यह बिल्कुल उसी तरह से घटित होती है जैसे कि हम प्याज की परतें हटाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये प्रक्रिया घटित होती है। इसलिए इस प्रक्रिया को ऑनियन अपक्षय भी कहा जाता है। तो ये जो क्रिया है ये बिल्कुल उसी तरह से घटित होती है जैसे कि कोई फल से छिलका हटाया जाता है। इस प्रक्रिया को ऑनियन अपक्षय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दाब मुक्ति द्वारा विघटन तथा अपदलन। आग्नेय तथा रूपांतरित जो चट्टानें हैं यह पृथ्वी के अंदर अन्य चट्टानों के नीचे दबी हुई रहती है, जिस कारण से उच्च दबाव और तापमान के कारण इन चट्टानों में कणों की संरचना होती है। लेकिन जब इन चट्टानों के ऊपर स्थित जो चट्टानें हैं उनका अपरदन के द्वारा लोप हो जाता है, अपरदन के द्वारा ऊपर की स्थित जो चट्टानें हैं वो खत्म हो जाती है, तो ये दबी हुई चट्टानें यह ऊपर दिखाई देने लग जाती है। अब क्योंकि इन चट्टानों के ऊपर से दबाव हट जाता है, इस कारण से इन चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं
और इनमें विघटन और अपदलन प्रारंभ हो जाता है। चट्टान का जो ऊपरी भाग है उसमें जो चटकन पड़ती है यह लंबवत होती है, इसे कहा जाता है चादरी विभाजन। इसे चादरी विभाजन कहते हैं। तो ये तो हमने देखा भौतिक अपक्षय। अपक्षय के प्रकारों में रासायनिक अपक्षय और प्राणी वर्गीय जो अपक्षय है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।